समुंदर के बीच में जैसी छोटी सी नाव से वापस अपने अंकल के पास जा रही है, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है। समुंदर की लहरें उसे अंकल के करीब में जाने नहीं दे रही थी। उधर जैसी के अंकल की बोट अब हचकोले खा रही है। धीरे धीरे करके ये माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जैसी की नाव तो पानी में गिर जाती है, जिसके कारण वो अब डूबने लगती है। और ये सब दूर खड़ा माइकल देख रहा था और तब उसने अपने लाइट हाउस से बोट निकाली और फौरन उसके पास गया उसे बचाने के लिए। जब उसने देखा कि वो नीचे मछलियों के जाल में फंस चुकी है तो उसे वहां कूदना पड़ा। समुद्र के नीचे जाते ही उसे समझ में आया कि ये जाल तो काफी उलझ गई है, यानी कि वो सिर्फ एक ही इंसान को बचा पाएगा, या तो जैसी या फिर उसके अंकल। उसने जैसी को चुना और जल्दी से उन जालों को उसके पैर से सुलझा के किनारे पर लेकर आ गया। लेकिन वो बेहोश थी, इसीलिए उसे फौरन उसके अंदर से पानी बाहर निकालना था, जो बड़ी ही मुशक्कत के बाद निकला, पर आखिर में निकल गया। लेकिन जैसी के अंकल और उनकी बोट दोनों ही समुद्र की गहराई में समा गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग भला यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो असल में माइकल यहाँ इस टापू में सालों से रह रहा है, एकदम अकेले। सिर्फ उसके साथ उसका एक कुत्ता है जो उसके इस अकेलेपन को दूर करता है। लेकिन मैथ्यू उसके लिए खाना और पानी के सामानों को हर महीने लेकर आता है। उसके साथ कभी कभी जैसी भी आ जाती है, जैसे आज आई थी। हालांकि माइकल उन्हें आने से मना करता है क्योंकि वो यहाँ अकेले ही ठीक है, पर मैथ्यू नहीं मानता। अब जैसी को जब होश आया तो उसने खुद को माइकल के बिस्तर पर पाया। वो उठते ही सबसे पहले अपने अंकल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसके पास मौका था उन्हें बचाने का, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि एक समय पर सिर्फ एक ही आदमी को बचाया जा सकता था। जैसी को आदमी ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो उसे बताती है कि जल्दी ही उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इसके लिए अगर वो उसके साथ कुछ गलत भी करने का सोचता है तो बहुत बुरा होगा। यहाँ तक कि वो उसे पुलिस को कॉल करने को भी कहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। जब उसने उसकी ये परिवार वाली बात सुनी तो कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे अंकल थे जो अब वो भी जा चुके हैं। जैसी हैरान थी, ये बातें आखिर इसे कैसे पता है। तो माइकल बताता है कि तुम्हारे अंकल मैथ्यू पहले मेरे साथ काम किया करते थे और जब वो यहाँ आते थे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया करते थे। इसके बाद अब उसने उसे सूजे हुए पैरों को देखा जिसमें तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तो जैसी हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन वो दोबारा इनकार कर देता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो इस जगह को छोड़कर कभी जाएगा ही नहीं। अब वो उसके लिए खाना वगैरह भी बनाता है, यहाँ तक कि वो उसके उठाकर वॉशरूम तक लेकर जाता है क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। अब जब एक हफ्ते बीत जाते हैं तो वो देखता है कि अभी भी उसके पाँव का जख्म ठीक नहीं हुआ है। वो जाकर दवाई लाने की बात करता है, पर वो जैसी को लेकर नहीं जाता बल्कि खुद अकेले जाता है। भला ले जाके भी फायदा क्या ही होगा क्योंकि अब उसका वहाँ कोई है ही नहीं। अब बोट लेकर वो टाउन में गया जो वहां से काफी दूर था। वहां उसने एक मेडिकल शॉप में एंट्री की, पर सबसे पहले उसने कैमरास को देखा, वो कहाँ लगे हैं, और फिर उनसे छुपके उन दवाइयों को खरीदने लगा। दूसरी तरफ MI6 की एक मीटिंग होती है जो कि लंदन में है, जिसके इंचार्ज थे मैनफ्रेंड, जो कहते हैं कि हमें टिया प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए काफी फायदेमंद है। दरअसल इस प्रोग्राम के जरिए आप किसी के फोन, उनके पर्सनल डेटा और यहाँ तक कि उनके पर्सनल स्पेस के CCTV फुटेज को भी हैक करके देख सकते। लेकिन अब इस चीज को मिनिस्टर बंद करने को कह रहा है और इसीलिए स्टैनफोर्ड अब सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, जो अच्छे से जानती है कि स्टैनफोर्ड कितना होनहार एजेंट हो चुका है। लेकिन अब वो रिटायर होने वाला है, इतना कहकर उन्होंने अपने ऑफिस की रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। और फिर वो कहाँ गई जिसकी उम्मीद खुद स्टैनफोर्ड की भी नहीं थी। उनका कहना था कि अब वो उनके लिए काम करेगा रिटायर होने के बाद एक खुफिया तरीके से। वहां माइकल मेडिकल के बाद अब क्लोथिंग स्टोर में जाता है जहां से उसने कुछ कपड़े लिए जैसी के लिए। फिर निकल गया। इस बीच हम MI6 के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर थिया के लिए काफी लोग काम करते हुए हमें दिखाए जाते हैं। इन सभी लोगों के पास हर किसी के फोन का एक्सेस होता है गैर कानूनी तरीके से। ऐसी एक लड़की जब अपने फोन में फोटो लेने वाली होती है तो उससे पहले ही इनके पास उसकी फोटो आ गई थी और इसके पीछे इन्हें दिख जाता है माइकल, जिसका फौरन रेटिनल मैच हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि असल में माइकल एक मोस्ट वांटेड है। लंदन में उसकी तलाश काफी सालों से है, पर यहाँ एक ट्विस्ट था। माइकल का डेटा इनका सॉफ्टवेयर शो नहीं कर रहा था, बल्कि उसी जगह किसी और फोटो शो हो रही थी। पर रोबोटो जो कि इंचार्ज बन गई है, वो उसी लोकेशन पर फोर्स भेजती है उसे पकड़ने के लिए। उधर माइकल दवाइयां वगैरह लेकर वापस से उसी अनजान आइलैंड पर पहुंचता है जहां उसे जैसी को दवाइयां दी थी और वो कपड़े भी उन्हें पहना देता है। इसके बाद दोनों आराम से खाना खाते हैं, लेकिन तभी यहाँ इस कहानी का पहला एक्शन सीन आता है। माइकल को भनक लग जाती है कोई आ रहा है। वो फौरन दूरबीन से समुद्र की तरफ देखता है। पता चलता है कि स्पेशल फोर्स आ चुकी है। उन्होंने उसे ट्रेस कर लिया क्योंकि आज वो टाउन में गया था। अब धीरे धीरे करके सारे सोल्जर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर माइकल भी कम चालाक नहीं था। उसे पता था कि ये समय एक न एक दिन तो जरूर आएगा, जिसके लिए वो पहले से तैयार था। उसने अपने जालों को खोल दिया जिसमें सबसे पहले कुछ सोल्जर फंस गए। इस बीच जैसी को उसने बाथरूम में छुपने को कहा और खुद जाकर सारी लाइट को ऑन कर दिया। इससे हुआ ये कि उन सारे सोल्जर जो कि नाइट विजन पहने थे उन्हें वो मजबूरन उतार कर फेंकना पड़ा। यहाँ इन्होंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि 10 मिनट के बाद वो दोबारा से लाइट को बंद कर देता है। तो यानी कि अब ये पूरा खेल उसके मुताबिक चलेगा। एक एक करके उसने सोल्जर को फंसा कर मारना शुरू कर दिया। अब कुछ उसके घर में भी घुस आते हैं, लेकिन उस
उसने अंधेरा का फायदा उठाकर उसे मार डाला। उसकी लड़ने की क्षमता को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जरूर माइकल की एक तगड़ी बैक स्टोरी होगी। इस बीच दूसरा आ गया, पर उसके पैर पर माइकल के कुत्ते ने हमला किया और उसे गिरा दिया, पर वो जेसी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इस चीज को दूर खड़ा माइकल भी देख लेता है। इसीलिए जैसे ही वो बोर्ड पर बैठता है उससे पहले उसने उसे शूट करके वहीं खत्म कर दिया और पास जाकर जेसी को चलने को कहा। पर चालाकी कभी कभी आपके लिए हानिकारक बन जाती है। उसे एक भूल हो गई, दरअसल उस सोल्जर का फेस कैम चालू था जिसमें उसका चेहरा साफ साफ नजर आ जाता है। अब घर में जाकर उसने फौरन अपने कुत्ते को चेक किया, लेकिन वो मारा जा चुका था। हर बारी वो सिर्फ एक ही इंसान को बचा पाता है, जिसका खामियाजा उसे हमेशा अपनों को खोकर भुगतना पड़ता है। बाहर निकलते समय वो अपने पर्सनल फोन से किसी को कॉल करके बस इतना बोलता है कि मेरा रिजर्वेशन खत्म हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लोग उस आइलैंड से निकल गए तो वहाँ MI6 के हेडक्वार्टर में रॉबर्टो को पहली बार भनक लग जाती है, जिसके पीछे उन्होंने अपने 7 आदमियों को भेजा था। उसने उन सभी को मार दिया। हाँ, अब इनके पास माइकल की साफ फोटो है, लेकिन अभी भी सही इंफॉर्मेशन इनके डेटा में शो नहीं हो रही है, बल्कि बार बार इनके सामने किसी दूसरे आदमी का डेटा आ रहा है जो 10 साल पहले मर चुका है। सुबह हुई, दोनों ही टाउन के किनारे पर पहुंचे, पर जेसी देखती है माइकल के पेट से खून निकल रहा है। वो उसे फौरन हॉस्पिटल चलने को बोलती है, तो उसका जवाब ये आता है कि ये सब आम चीज है, मेन काम पर फोकस करो, हमें वो कार किसी भी हाल में चाहिए, अभी तो ये लो बंदूक पकड़ो और तब तक मैं घर जाकर कार की चाबी लेकर आता हूँ। वो उसे बंदूक पकड़ाकर घर के अंदर घुस गया और बड़ी ही बेसब्री से चाबियों को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उस घर में मौजूद लड़का उसे देख लेता। अब इससे पहले माइकल उसे समझाता कि इतने में उसके डैड भी वहां आ गए। वो भी बंदूक लेकर वो इसे बस इतना बोले कि जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ, वरना ये 2 पीतल की गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में मैं डाल दूंगा। तभी पीछे से असली खिलाड़ी आ गए, जेसी। उसने बोला मेरे अंकल का इलाज करो जल्दी, वरना मैं पूरे राउंड तुम्हारे अंदर उतार दूंगी। अब रॉबर्टो ने पूरी जान लगा दी, तब जाकर उसे फाइनली माइकल की आइडेंटिटी मिल पाती है। दरअसल माइकल पहले इन्हीं के लिए काम करता था जब स्टैनफोर्ड इंचार्ज था, पर किसी कारणों की वजह से उसने ये काम छोड़ दिया। इसी कारण को पता करने के लिए रॉबर्टो ने पुराने डेटा को खंगालने का सोचा, पर किसी ने पूरी फाइल को ही डिलीट कर दिया, जो देखकर वो खुद शॉक में होता है। तभी इनके सॉफ्टवेयर से पता चला कि किसी लड़के ने 911 पर कॉल करके बोला है कि उसके घर में एक आदमी अपनी बेटी के साथ घुस चुका है। रॉबर्टो ये सुनकर समझ गया कि वो कौन है। दूसरे सीन में स्टैनफोर्ड जब अपने घर में पहुंचता है तो हमें ये जानने को मिलता है कि अभी भी उसने अपने सिस्टम में थिया प्रोग्राम को लॉग इन कर रखा है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि वो अब खुफिया तरीके से काम कर रहा है। परंतु जब उसने माइकल और जेसी की तस्वीरों को प्रोग्राम में देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। ऐसा लग रहा है कि माइकल और उसका कुछ भयंकर अतीत, इसीलिए उसने उस एजेंट से संपर्क किया जो अभी MI6 की तरफ जा रहा है। अब स्टैनफोर्ड ने उसे एक खुफिया कोड में मैसेज भेजा और बताया कि उसे खत्म कर देना है और उस लड़की को भी, बाकी जो कुछ बताना हो तुम सिर्फ मुझे मैसेज करना। घर पर उस लड़के के डैड माइकल का इलाज करते हैं, उन्होंने उसके घाव पर टाके लगा दिए। अब वो कार को लेकर जा रहा था, तभी उसे पता चल जाता है कि उस आदमी के बेटे ने पुलिस को कॉल कर दिया, क्योंकि बाहर 4 पुलिस वाले आकर खड़े हो गए और दूर जेम्स भी अपनी स्नाइपर राइफल के साथ तैयार है। जैसे ही घर का गेट खुला, जबरदस्त फाइट होने लगी। इधर माइकल उन पुलिस वालों से लड़ रहा था तो उधर जेम्स उसे सही निशाने की बेजोड़ कोशिश कर रहा, लेकिन हर बारी उसका निशाना चूक जाता है। इधर ये एक करके उन पुलिस वालों को ढेर करने में लग जाते हैं। हर चीज को MI6 के लोग अपनी नजरों से देख रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उन्हें पता चल जाता है कि माइकल क्या चीज है। उसने सभी को मार दिया और उन्हीं की कार लेकर वहां से फरार हो गया। पर जेम्स ने जब उसे भागते हुए देखा तो खुद की ऑडी उसके पीछे लगा, क्योंकि अब वो पुलिस के हाथ से निकल चुका है, पर MI6 के हाथ से कभी भी नहीं। अब दोनों के बीच एक भयंकर चीज होता है। पीछे बैठी हुई जेसी समझ गई कि उसके अंकल ये दोस्त कुछ अलग किस्म के ही बंदे हैं। जेम्स बार बार उसकी कार में शूट करता है, लेकिन हर बारी उसकी गोली माइकल से दूर जाकर लगती है। एक बारी तो उसने उसकी कार को पंचर करने का भी सोचा। इसमें उसने गलती कर दी, जिससे उसे मौका मिल गया, उसमें ब्रेक लगाई, खुद की स्पीड को कम करी और फिर पीछे से एक जोरदार धक्का मारा, जिससे कि वो कई बार अल्टी पल्टी मारते हुए जाकर टकराई एक पेड़ से। माइकल इस चेस को जीत चुका था, लेकिन अभी कहानी लंबी है, क्योंकि जेम्स कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे खुद की मौत का कोई डर नहीं है। अगर वो मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घायल जेम्स ने रोड पर एक कार को रोका, इतने में पीछे से पुलिस की कार आ गई, जो उसे हाथ खड़े करने को कहने लगी, लेकिन उसने उन दोनों को शूट कर दिया। तो वहां माइकल ने अपनी टूटी हुई कार को वहीं छोड़ दिया और दूसरी कार लेकर अब अपने एक आदमी के पास जा रहा है। तो वहां एक तरफ रॉबर्टो के अंदर बेचैनी हो रही है माइकल के बारे में जानने की, इसीलिए उसने स्टैनफोर्ड को कॉल करके उसे सब कुछ पूछा। उसने बताया कि असल में वो हमारे साथ काम करता, पर 10 साल पहले उसने हमें धोखा दिया और साथ में इस देश को भी। तब से हम उसके पीछे हैं और अब तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। वो किसी के हाथ नहीं आता, वो एक तरह से बारूद है। रॉबर्टो को अब ये जानना था कि असल में ये मसला पूरा है क्या, इसीलिए उसने अपने एक साथी से कहकर उस डेटा को पूरी फाइल का बैकअप निकलवाने का कहा और तब उसके सामने उसकी पूरी कहानी खुल गई। दरअसल MI6 ने माइकल
को ईरान भेजा था ताकि वहां जाकर वो एक ईरानी साइंटिस्ट को मार, जो अभी तक MI6 को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में काफी जानकारी देता था। लेकिन एजेंसी ने जब देखा कि उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया ताकि कोई भी सबूत ना बचे। पर माइकल को ये चीज पसंद नहीं आती और इसीलिए उसने उस साइंटिस्ट को नहीं मारा क्योंकि वो एक बेकसूर था। इन लोगों ने सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। इस बीच हमें पता चलता है इंचार्ज के ऑफिस में एक खुफिया कैमरा लगा है जिसके जरिए स्टैनफोर्ड उस पर नजर रख रहा है। उसे अब पता चल गया है कि रॉबर्टो को माइकल के बारे में सारी जानकारी हो गई है। इधर हमें मालूम पड़ता है कि अब माइकल जेसी को कल एक नई जगह पर भेज रहा है जहां जाकर वो एक नई शुरुआत कर सकती है। जब जेसी को ये पता चला तो उसने उससे कहा क्यों ना हम दोनों ही साथ में रहें, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। उसके पीछे पूरी एजेंसी पड़ी हुई है। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसे कुछ भी हो। लंबी ड्राइव के बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। कैमरा से छुपते छुपाते माइकल घर के अंदर गया, लेकिन वो ये भूल गया कि जिस गाड़ी में वो आया था उसमें भी डैश कैम लगा है, जिसके चलते अब स्टैनफोर्ड के पास उसकी सारी फुटेज पहुंच गई है। लेकिन ये बात MI6 के ऑफिस तक पहुंचे उससे पहले ही वो उसे डिलीट कर देता है और जेम्स को माइकल की लोकेशन भेज देता है ताकि वो जाकर उसे खत्म कर दे। कुछ तो राज है जो स्टैनफोर्ड हमसे छुपा रहा है। वो ये नहीं चाहता कि माइकल पकड़ा जाए वरना उसका भांडा फूट जाएगा। जेम्स को जब लोकेशन मिल गई तो वो उसी तरफ निकल पड़ा। इधर ये दोनों थॉमस से मिले जो पहले उसी के साथ काम किया करता था। उसने उसे बताया कि मेरी जानकारी किसी ने लीक कर दी है, जिससे कि अब मेरे पीछे पूरी एजेंसी लग चुकी है। ये सुनकर थॉमस ने अपने सॉफ्टवेयर में चेक किया तो उन्हें पता चला ये काम स्टैनफोर्ड का है। उसने ये सब कुछ करवाया। तब माइकल उसे जेसी को सौंप देता है और बताता है कि इस बच्ची को कहीं दूर लेकर चले जाओ जहां ये सेफ रहे। यहाँ एक परेशानी थी। दरअसल थॉमस को कैंसर था और वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएगा। जब माइकल ने उसके कमरे में रखी दवाइयों को देखा तो उसे ये बात पर यकीन हो गया कि वो सच कह रहा है, यानी कि अब उसे ही कुछ करना होगा। तो उसने उससे कहा कि वो उसे कमाली के बाद छोड़ दे, बाकी का काम वो खुद कर ले। कि तभी अचानक इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दरवाजे के करीब गया तो हमने देखा कि वहां जेम्स पहुंच गया है। वो उस तरफ से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। माइकल समझ चुका है कि अब इसका गेम बजाना पड़ेगा। अब तो उसे लड़ना ही शुरू कर दिया। दोनों में भयंकर फाइट होती है। अब एक बारी तो जेम्स उसके गले पर स्क्रू ड्राइवर ही लगा चुका था, पर एक बारी फिर से जेसी ने उसकी जान बचा लिया और इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गया थॉमस के साथ। हालांकि जेम्स ने कई बार उसे शूट किया लेकिन थॉमस उसे वहां से जिंदा निकाल लेता है। ये लोग काफी आगे तक जाते हैं पर फिर से वहां थॉमस उसे अकेले जाने को कहता है। वहां स्टैनफोर्ड को जब पता चला इस बारे में माइकल का कुछ नहीं हुआ है तो उसने खुद की टीम को रेडी होने का कहा क्योंकि अब लड़ाई बड़ी होने वाली है। माइकल अब सीधा पहुंचा कमाली के पास जो पहले उसके साथ काम किया करता था, लेकिन अभी वो एक क्लब चलाता है। जो उसने माइकल को देखा तो दंग रह गया। यहाँ वो उसे मदद मांगने के लिए आया है। वो उसे एक पासपोर्ट बनाने को कहता है जेसी का, ताकि वो यहाँ से कहीं बाहर चली जाए, पर कमाली इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ी हो तो माइकल उसके सामने अपनी असली चाल चलता है। दरअसल जब वो यहाँ आया था तो उसने जानबूझकर कैमरा में खुद की शक्ल दिखाई थी, जिससे कि स्टैनफोर्ड के साथ साथ MI6 को भी पता चल गया उसकी लोकेशन क्या है और दोनों की टीम वहां पहुंच रही है। तो अगर वो यहाँ आई तो तुम्हारे पूरे क्लब को बर्बाद कर देगी। कमाली डर गया, कहा कि ठीक है। उसने जेसी के पासपोर्ट बना दिया और कहा कि उसके लिए उसे बोट और कहा कि वहां एक बोट खड़ी है, बाकी का काम वो खुद कर देंगे। लेकिन दोस्तों तभी क्लब में स्टैनफोर्ड की फोर्स आ गई जिसको ये देख लेते। अब अगर इसने उन्हें नहीं मारा तो वो लोग उसे मार देंगे और इसीलिए उसने अब यहाँ अपनी सारी तगड़ी लड़ाई लड़ी। इस भीड़ में वो बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे ही सही लेकिन एक करके सभी को गिराने लगता है। पर इतने में एक ऑफिसर जेसी को ले जाकर कार में बंद कर देता है। इस चीज की जानकारी माइकल को थॉमस ने दी जो कैमरा में सब कुछ देख रहा था। तो ये फौरन बाहर गया तो देखा कि वहां तो रॉबर्टो की फोर्स आई हुई है, यानी कि अब उसे इनसे लड़ना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो इन सभी से लड़ लेता है, बुरी तरह जख्मी करके वहां से फौरन जेसी को निकाल भी लेता है, जिसके बाद वो उसे ले जाकर उसी बोट के पास छोड़ देता है। पर जेसी उसे दूर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अब उसके साथ अच्छा लगने लगा है। पर वो उसे समझाता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, हमेशा इधर से उधर भागती रहेगी, इसीलिए उसे जाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक एक गोली आकर लगी जो माइकल फौरन जेसी को बोट पर धक्का दे देता है और कहा कि जल्दी से यहाँ निकल जाओ। जेसी रोते रोते उसे दूर हो गई। लेकिन इतने में वहां जेम्स पहुंच गया जो आज शायद इन दोनों का फैसला हो ही जाएगा कि किस इंसान को मौत मिलेगी और किसको जिंदगी। दोनों ने अपने अपने हथियार उठा लिए पर जेम्स तो माइकल की मार को कुछ ही मिनट झेल नहीं पाता। आखिर में उसने उसे इतना मारा कि वो वहीं गिर पड़ा और इस बारी वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता बल्कि पूरी तरह से मार देता है। सीन शिफ्ट हुआ रॉबर्टो पर जो अपने बंगलों में आराम से चाय का लुत्फ उठा रहा था। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी। उसने देखा कि उसके आदमी जमीन पर गिरे पड़े और इतने में उसकी गर्दन पीछे मुड़ी। वहां माइकल खड़ा था जो उसे इतना कहता है कि तुम्हारे ऊपर मैंने विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर
कहती 10 साल पहले ही तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, और वो उसे वहीं मार देता है। अब कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। जेसी अब स्पेन में था, जहां वो एक कैफे में बैठी होती है। उसने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। हालांकि अभी भी MI6 के लोग उसे देखते हैं कैमरा के जरिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन माइकल उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, तब वो उसे पकड़ लेंगे। पर यहाँ हंसी की बात ये थी कि वो आता भी है, उसे गिफ्ट भी देता है, लेकिन कभी भी कोई उसे देख नहीं पाता। यहाँ तक कि खुद जेसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ पर है। बस उसे एहसास होता है कि वो उसके आसपास कहीं मौजूद है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।